देखो लीवरेज का आज सेकेंड क्लास रहेगा, पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे लीवरेज, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल का डिस्कस किए थे। एक सिचुएशन लेते हैं, मतलब एक इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेल्स है, दिया हुआ है 10,000 का, वहां से माइनस कर लूंगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट मतलब वीसी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लूंगा, जो कि मान लेते कि 6,000 है, माइनस करके आ रहा है मेरा 4,000। 4,000 क्या है, कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन कितना है, 4,000 है। वहां से मैं फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर लूंगा, मान लेते फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 रुपया है, माइनस करके फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा 2,000 कर लेते हैं, 2,000 है, माइनस करके आ रहा है यहाँ पे 2,000। ये आ गया मेरा क्या, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको कोई बोलता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT भी बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट। मान लेते हैं इंटरेस्ट यहाँ पे 1,000 रुपया है, इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे 1,000 रुपया है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है EBT अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ से हम लोग टैक्स माइनस कर लेते हैं, मान लेते टैक्स जो दिया हुआ है 40% दिया हुआ है, मतलब 400, माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 600। ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी को हम लोग EPS अर्निंग पर शेयर, या फिर हम लोग हाँ ठीक है, काफी है, ये सारे नाम से हम लोग पुकारते हैं। अब जो ये 600 रुपया है, यहाँ से अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे, तो जो बचेगा वो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर का इनकम रहेगा। और अगर कोई इक्विटी प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो यही वाला इक्विटी शेयर होल्डर का इनकम बन जाएगा। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बैक करके चलते हैं। DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला था मेरा कंट्रीब्यूशन, है ना। देखो एक बार थोड़ा रिपीट करके आगे वाला चीज समझाएंगे। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, यही तो था। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 4,000 डिवाइडेड बाय EBIT 2,000 का था, मतलब 2 टाइम्स, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 2 टाइम्स का आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके, DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जिसका फॉर्मूला था EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो EBIT हो गया था 2,000 और EBT शायद यहाँ पे कितना था, 1,000 था। यहाँ पे भी 2 टाइम्स आ रहा था। और यहाँ पे DCL का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितने का था, 4,000 का था, EBT का मतलब 1,000, EBT 1,000 का था, तो मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स आंसर आ रहा था। देखो ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिए हैं, जो कि YouTube में अवेलेबल है ऑलरेडी। यहां से हम लोग आज क्या करेंगे, आज समझेंगे कि देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर बेस करके हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं ना। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माथे पे रख के काम करना पड़ता है और दिमाग में रख के, और यहाँ पे फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस है उसको दिमाग में रख के हमें काम करना पड़ता है। ये सिंपल था, इसका और भी मीनिंग हो सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि सेल्स को हम लोग, अगर कोई कंपनी बोले कि सेल्स को हम लोग 20% इंक्रीज करना चाहते हैं, सेल को हम लोग 20% अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे EAT में क्या आएगा। सेल्स को अगर 20% बढ़ाना चाहते हैं तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे क्या आएगा, ये हमें समझना है, ये भी हमें समझना है। तो देखो ना, यहाँ पे 10,000 का 20%
10,000 प्लस 10,000 का 20% करेंगे तो यहाँ पे 12,000 आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, मतलब अगर 10,000 के जगह 12,000 का सेल करना है तो 10,000 के लिए 10,000 वाला चीज बनाने के लिए अगर 6,000 रुपया खर्चा पड़ रहा था तो 12,000 वाला चीज बनाने के लिए खर्चा भी तो ज्यादा पड़ेगा ना। कितना खर्चा पड़ जाएगा बोलो? 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना 7,200 है ना, 7,200। तो अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 4,800। तो देखो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना 4,000 से 4,800 हुआ है, मतलब 800 रुपया इंक्रीज किया है, 800 रुपया इंक्रीज किया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी देखो 20% इंक्रीज हुआ है कि नहीं है? मतलब अगर सेल हम लोग 20% बढ़ाएंगे तो सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तीनों ही वेरिएबल है, मतलब तीनों ही चेंजेबल है, चेंज होता है। अगर ज्यादा करते हैं तो माने ज्यादा सेल करेंगे ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, ज्यादा सेल करेंगे ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, तो कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा ही निकलेगा। तो कहने का मतलब है अगर सेल चेंज कर रहे हैं तो सेल के ऊपर सेल तो चेंज हो ही रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर नील लिख दूं तो कहने का मतलब यहाँ पे 2,000 आएगा, है ना। माइनस करेंगे तो 2,800 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया? 800 रुपए का इंक्रीज हो गया। देखो ना, ध्यान से समझो, 2,000 से 2,800 हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ सर? 40%, 40% इंक्रीज हुआ सर। यहाँ पे 40% इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? देखो ना यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज का डिग्री कितना था? 2 टाइम्स था। तो मतलब अगर तुम यहाँ पे सेल में अगर 1% चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट ईबीआईटी में 2% होगा, मतलब 1% बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट 2% बढ़ेगा। तो मतलब सेल अगर 20% बढ़ रहा है तो उसका भी डबल यहाँ पे ईबीआईटी में इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है, ऐसा घुमा के क्वेश्चन आता है। अच्छा बोलो ना, इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट क्या हो सकता है? फिक्स रहेगा, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे नील। 1800 सर कितना इंक्रीज हो गया? 800, मतलब 1000 से 1,800 हो गया, मतलब 800% इंक्रीज हो गया, रुपीज 800 इंक्रीज हो गया, जो कि परसेंटेज के मैटर पे, हाँ 80%। ध्यान से समझो बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं बोलना क्या चाहता हूँ देखो ना, बोलना मेरा यहाँ पे ये है कि सेल्स और यहाँ पे ईबीआईटी इसके बीच में 2 टाइम्स है। इसका डिग्री कितना है? 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब यहां से जब ईबीआईटी क्रॉस करके तुम नीचे जाओगे तो उसका फाइनेंशियल लीवरेज आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज काम में लगेगा। फाइनेंशियल लीवरेज भी कितना है? 2 टाइम्स है। तो मतलब यहां से यहां पे आते आते 2 टाइम्स, यहां से थोड़ा नीचे जाते जाते और 2 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो मतलब कहने का मतलब सेल अगर यहाँ पे 1% चेंज हो रहा है, सेल अगर यहाँ पे 1% चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी में उसका इफेक्ट 2% होगा, डबल होगा, है ना। और अगर सेल यहाँ पे 1% चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट नीचे वाले ये हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है इसमें उसका 4 गुना इफेक्ट पड़ेगा, 4 गुना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो मतलब 4 गुना इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब सही है, समझ में आ रहा है? तो देखो ना यहाँ पे टैक्स भी तो बढ़ेगा, देखो ना टैक्स कितना आएगा? टैक्स भी तुम्हारा 1800 का 40% करोगे तो कितना आ रहा है? 720। एक बार चेक कर लो 720 आ रहा है कि नहीं। अच्छा देखो, अच्छा टैक्स इसका 40% अगर हो रहा है तो 720, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस करके कितना आ रहा है? 1080। तो मतलब कहने का मतलब 400 से 720, यहाँ पे भी 80% का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे भी 80% का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर सेल 1% चेंज हुआ, अगर सेल 1% चेंज हो गया तो ईएटी में उसका इफेक्ट कितना पड़ जाएगा? यहाँ पे 2 है ना, 4 गुना इफेक्ट पड़ जाएगा, 4 टाइम्स का इफेक्ट पड़ जाएगा।
है ना, 4 टाइम्स का इफेक्ट पड़ जाएगा। यहाँ पे भी 2 टाइम्स का इफेक्ट है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स का इफेक्ट है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, 2 टाइम्स का इफेक्ट दे देता हूँ, 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने में मुझे सुविधा होगा। देखो यहाँ पे अगर 1% चेंज हो रहा है तो इसका 2 टाइम्स मतलब 2%, यहाँ पे और 2 टाइम्स मतलब 2 2 4 4 टाइम्स का यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, है ना। तो जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे 2 टाइम्स का लीवरेज है, यहाँ पे 2 टाइम्स का लीवरेज है, यहाँ पे 2 टाइम्स का लीवरेज है। तो मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स का लीवरेज आएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स का लीवरेज आएगा, तो मतलब कुल मिला के 4 टाइम का लीवरेज ऑल टोटल में आएगा। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे बोले, अच्छा ऐसा बोले क्या, इसका थोड़ा सा एक और देखिए, मैं फॉर्मूला लिखाना चाहता हूं। देखो इसके ऊपर बेस करके मैं एक फॉर्मूला लिखाना चाहता हूं। ये जो हम लोग परसेंटेज चेंज किए है ना, परसेंटेज का हम लोग यहाँ पे कॉलम किए, इसके ऊपर बेस करके हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे। डीओएल निकालने का एक और वाला फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, अच्छा देखो परसेंटेज चेंज इन, अब यहाँ पे पहले 3 लाइन में कौन सा वाला वेरिएबल है बोलो तो? सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कौन सा वाला वेरिएबल है? अरे तीनों ही वेरिएबल है सर, तीनों ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन कंट्रीब्यूशन। हाँ कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं? कहां से मैथ शुरू करते हैं सर? कंट्रीब्यूशन से मैथ शुरू होता है? नहीं, वेरिएबल से नहीं, सेल्स से शुरू होता है। तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं। चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ? 40%, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल कितना है? 20%। 40% डिवाइडेड बाय 20% करेंगे 2 टाइम नहीं आएगा? आएगा ना। मतलब यहाँ पे अगर चेंज इन ईबीआईटी 40% है तो चेंज इन सेल कितना हुआ? 20% है, तो मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स आया कि नहीं आया? अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम लोग सेल को 20% इंक्रीज कर दे तो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 40% इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 40% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में लीवरेज कितना है? 2 टाइम्स का लीवरेज है, इसलिए दुगना हो जाएगा। अब देखो डीएफएल का एक फॉर्मूला है, डीएफएल का एक फॉर्मूला, डीएफएल का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लास्ट में आ जाओ, ईपीएस है, ईपीएस बोल सकते हैं, टैक्स बोल सकते हैं, पीबीटी बोल सकते हैं, इन तीनों का तीनों ही मेरा वेरिएबल है। ठीक है ना। चेंज इन ईपीएस, टैक्स, चेंज इन ईपीएस या फिर टैक्स या फिर पीएटी, ठीक है ना, पीबीटी, जो ईपीएस है वही तो पीएटी है, वही ईएटी है। ठीक है ना। इसमें चेंज या फिर टैक्स में चेंज या फिर ईबीटी में चेंज या पीबीटी में चेंज, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूं मैं, परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा सबसे लास्ट में कौन है? ईपीएस है, ईपीएस को लेते हैं। ठीक है ना। ईपीएस या फिर पैट या फिर ईएटी, पैट जो है। ठीक है। तो ईपीएस या पैट जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा लास्ट वाला उसी को लेना है। चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? देखो ना 80% चेंज हो रहा है, तो ऊपर में लिखेंगे 80% डिवाइडेड बाय, नीचे कितना लिखेंगे? ईबीआईटी में चेंज कितना हुआ था? 40%। तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स आया, यहाँ पे भी 2 टाइम्स आया। बोलो ना ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीसीएल में आते हैं। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस
या फिर यहाँ पे पैट बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे टैक्स बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे इसको पीबीटी बोल सकते हो, तुम जो भी बोलो। लास्ट क्या है? ईपीएस। तो ईपीएस को हम लोग ज्यादा महत्व देंगे। डिवाइडेड बाई मतलब एकदम नीचे, डिवाइडेड बाई एकदम ऊपर, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना। महत्व किसका है? सेल्स का है। तो ईपीएस में कितना चेंज हुआ? 80%। ईपीएस में कितना चेंज हो गया? 80%। और यहाँ पे सेल्स में कितना चेंज हुआ था? 20%। तो मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स आया कि नहीं आया? आया। तो देखो यहां से हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिए, दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। ये परसेंटेज चेंज करके भी दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब तुम 20 के जगह कुछ भी परसेंटेज चेंज कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो, कुछ भी कर लो, उसका इफेक्ट नीचे कितना आते आते क्या हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करके निकालना है। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 2 टाइम्स है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा। और देखना है हमें फाइनेंशियल लीवरेज कितना है, फाइनेंशियल लीवरेज भी 2 टाइम्स है, तो यहां से यहां तक आते आते ये भी दुगना हो जाएगा। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर कोई बोला मान लो कि मुझे इस साल ना मुझे इनकम 6% बढ़ाना है, 6% इंक्रीज करना है। मतलब मुझे ईपीएस या ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स जो भी है मेरा 6% मुझे इंक्रीज करना है, 6% मुझे इंक्रीज करना है। तो बताओ ईबीआईटी क्या होगा, मेरा ईबीआईटी क्या होगा और मेरा सेल क्या होगा, मतलब सेल में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ईबीआईटी कितना इंक्रीज हो जाएगा और सेल कितना मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना। लीवरेज कितना है मेरा, इधर 2 टाइम्स इधर 2 टाइम्स है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तुम 80 वाला छोड़ दो, तुम इसको समझो परसेंटेज वाइज जो भी इंक्रीज करना है, मतलब जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो भी मेरा इनकम है, ये इनकम या फिर ये इनकम कुछ भी पकड़ लो, मुझे इस साल में 6% ज्यादा ईएटी करना है। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझो, 2 रास्ता होता है, एक तो तुम ऊपर से नीचे आ सकते हो या फिर नीचे से ऊपर जा सकते हो। ऊपर से अगर हम लोग नीचे आएंगे तो गुना करते हुए आएंगे, नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो हम लोग भागा करते हुए जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो ना, इन दोनों के बीच में लीवरेज कितना है, 2 टाइम्स का लीवरेज है सर, 2 टाइम्स का लीवरेज है। तो मतलब यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो भागा करते हुए जाएंगे, तो मतलब 3% इंक्रीज कर लो, 3% इंक्रीज कर लो। अब इन दोनों के बीच में मेरा लीवरेज कितना है, 2 टाइम्स का फिर से लीवरेज है, तो मतलब डिवाइड करके देखो ना कितना आ रहा है, 1.5%। मतलब इतना ज्यादा लोगों को बोलना भी नहीं है, सेल्स टीम को कुछ ज्यादा समझाने का दरकार नहीं है, सिर्फ बोलो तुम्हारे मन में क्या है, 6% ज्यादा मुझे प्रॉफिट कमाना है, सिर्फ सेल्स टीम को बोलो तुम 1.5% अपना सेल बढ़ा दो तो मुझे डिजायर प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं जो प्रॉफिट चाहता हूं वो प्रॉफिट मैं अचीव कर लूंगा। ठीक बात समझ में आ गया। अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो बोल रहा है 6 नहीं 10% ज्यादा करना है, 10% मुझे ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना है पिछले अकाउंटिंग ईयर के मुकाबले या पिछला फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। कितना ज्यादा कमाना है, 10%। तो बताओ यहाँ पे ईबीआईटी और सेल्स में कितना ज्यादा डिफरेंस करना है मुझे, तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस करो तो 5% और यहाँ से यहाँ पे जाओ 2.5%। अच्छा मान लो अगर ये 2 के जगह 2 टाइम्स के जगह अगर 3 टाइम्स हो जाए, यहाँ पे अगर मान लो 2 के जगह यहाँ पे 3 टाइम्स हो तो क्या होगा, वही 10% प्रॉफिट इंक्रीज करना है मुझे। तो 10 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, 3.33 मुझे इंक्रीज करना है, 3.33% मुझे ईबीआईटी बढ़ जाएगा, मेरा ईबीआईटी कितना आएगा, 3.33% ज्यादा आएगा। और मुझे सेल्स में कितना चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे 1.67% चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। सेल में 1.67% चेंज करेंगे तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स 10% इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। बस इतना ही है काम मेरा इतना ही था और कुछ नहीं है।
तो ये इसके ऊपर बेस करके भी कुछ मैथ आएगा, तो चलो देखते रहो। अब हम लोग काम करेंगे, सीयू का 2017 का क्वेश्चन है। सीयू 2017 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ पी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016 आर फर्निश्ड। ऑपरेटिंग लीवरेज बोल रहा है 3:1, फाइनेंशियल लीवरेज बोल रहा है 2:1, इंटरेस्ट बोल रहा है 20 लाख का है, कॉर्पोरेट टैक्स 50% का है, और वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है 60% है। मैंने सेल का वेरिएबल कॉस्ट एज द परसेंटेज ऑफ सेल कितना है, 60% है ना। ठीक है, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, मतलब तुम्हें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, तुम्हें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। चलो इंफॉर्मेशन को लेके हम लोग काम करते हैं। पहले बोला है फाइनेंशियल लीवरेज, तो मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मतलब DFL। DFL का फॉर्मूला हो गया सर EBIT, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। परसेंटेज कितना बोला था, बोला था 2:1, माने 2/1। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं इसको EBIT डिवाइडेड बाय EBT को हम लोग बोल सकते हैं EBIT। ना ना ना, PD नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अरे PLTD को दो 10 नंबर। हां PLTD এটা মানে ছবিটা আপনি দেন নাই মনে হয়। দিয়েছি দেখো না না, কি বলে DOL DFL বের করতে বলছিলেন না, আমি ওটা अच्छा देखो, तो DFL 2:1 है, EBIT और डिवाइडेड बाय EBT को हम लोग लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट, है ना। EBIT से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो EBT आएगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट I। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, 20 लाख का इंटरेस्ट है, तो 2/1 कर लो, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस कितना दिया हुआ है, 20 लाख, 20 लाख। ठीक है, अब ऐसे कर लो, माने क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इधर से 2 को 2 इंटू EBIT माइनस 40 लाख, तो मतलब 2 EBIT से 1 EBIT चला गया, तो मतलब EBIT बचा, EBIT इक्वल 40 लाख, EBIT इक्वल 40 लाख। अगर 2 EBIT इधर आएगा तो माइनस साइन होगा ना, माइनस 2 EBIT प्लस EBIT, तो मतलब माइनस माइनस ये वाले का सामने का माइनस कट गया, तो EBIT इक्वल 40 लाख यहाँ पे आ गया है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब DOL, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अच्छा इसका दिया हुआ था DOL का 3:1, माने 3/1 कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन को कंट्री लिख देते छोटा करके। EBIT का यहाँ पे आ गया है मेरा 40 लाख, काहे का फॉर्मूला लगाएंगे पागल, तो कंट्रीब्यूशन मेरा हो गया यहाँ पे 120 लाख, 1,20,00,000। और कुछ बोला है क्या, और कुछ बोला है नहीं। अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पे हो सकता है कि नहीं। सेल यहाँ पे सेल कर लेते हैं, सेल। अच्छा उसके नीचे वेरिएबल कॉस्ट, सेल कुछ आएगा, वेरिएबल कुछ आएगा, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बनेगा। सर कंट्रीब्यूशन 120 लाख है, मतलब 120 लाख है, ठीक है। अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ बोला है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ बोला है, अच्छा अभी तक तो कुछ पता नहीं है। देखो यहाँ पे देखो बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है सेल का कितना है 60%। अच्छा अगर मैं ऐसा समझाऊं तुम्हें कि सेल अगर 100 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो 40, ठीक है ना।
तो अगर कंट्रीब्यूशन 40 है और यहाँ पे 120 लाख है, तो क्या हम लोग ऐकिक नियम मतलब यूनिटरी मेथड में नहीं कर सकते? इफ contribution is 40, if contribution is 40 then सेल कितना 100, if contribution is 1 then सेल 100 divided by 40, और अगर कंट्रीब्यूशन 120 लाख है, अगर कंट्रीब्यूशन 120 लाख है तो आ जाओ ना यहाँ पे, सर कितना आ जाएगा? सर कितना आ जाएगा? एक 120 लाख, 1,20,00,000। हाँ 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 3 करोड़, हाँ 3 करोड़। तो यहाँ पे आ जाओ, 3 करोड़ को कैसे लिखेंगे? 300, उसके बाद 00, उसके बाद 000। ठीक है, अब देखो सेल तो आ गया 3 करोड़, ठीक है। अब बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट कितना था इसका? 60% था, तो 3 करोड़ का 60% 1,80,00,000, 1,80,00,000। तो कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे। अच्छा देखो, तो यहाँ पे, यहां से हम लोग माइनस क्या करेंगे? अच्छा बात नहीं करना है, ध्यान से सुनो। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि दिया नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया नहीं है, तो घबराने वाला बात नहीं है। EBIT निकलेगा, EBIT निकलेगा, ठीक है ना। EBIT यहाँ पे देखो कितना बोल रहा है, EBIT बोल रहा है 40 लाख, EBIT बोल रहा है 40 लाख। 1,20,00,000 से सर कितना माइनस करेंगे तो 40 लाख आएगा? सर 80 लाख माइनस करेंगे, देखो ना सर 40 रुपया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आया था ना। अगर मान लो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपया है, तो EBIT कितना? 30 है ना, EBIT 30। सर क्या करेंगे? 40 और 30 को क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 आ जाए? सर 40 से 30 को माइनस कर देंगे, 40 से सर 30 को माइनस कर देंगे तो 10 बैलेंसिंग फिगर करके आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 1,20,00,000 से 40 लाख को माइनस कर देंगे तो 80 लाख क्या आ जाएगा? एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो बोल के रखा था कितना? 20 लाख शायद, कहां पे है? 20 लाख। तो EBT कितना आ रहा है? 20 लाख, रिमेनिंग 20 लाख। टैक्स कितना बोल के रखा था? 50%, मतलब 10 लाख। अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। अच्छा और कुछ बोला था क्या? और कुछ बोला था? कुछ नहीं बोला था, खत्म बात। इक्विटी शेयर का संख्या नहीं बोला था, तो हम लोग डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर भी निकाल सकते थे। तो देखो ना, कठिन नहीं है, लेकिन 10 नंबर का है दिया हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे तुम्हें कमांड है, मतलब ये जो हिस्सा मैं समझाया हूं पिछले 20 मिनट से, ये अगर समझ में आ रहा है तो ये वाला कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से इसको चेक कर लो। अच्छा देखो, CU BCom 2016, CU BCom 2016 वाला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है ZICA लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोला है? कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर 12% डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ऑफ ₹3 लाख एंड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो मतलब कैपिटल ऐसे ऐसे कलेक्ट किया है, मतलब 2 लाख रुपया कलेक्ट किया है एज ए डिवेंचर बेच के, 3 लाख रुपया कलेक्ट किया है प्रेफरेंस शेयर बेच के, और 4,000 इंटू 100 मतलब 4 लाख रुपया कलेक्ट किया है इक्विटी शेयर बेच के। अब बोल रहा है रेवेन्यू क्या आ रहा है? सेल्स 3,000 यूनिट एट द रेट ₹600 पर यूनिट, ठीक है ना। तो गुना करके टोटल सेल निकाल देंगे हम लोग। वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है 350 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट बोल दिया है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट बोला है, एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोला है। थोड़ा अलग अलग करके बोला है। जब तुम टैक्स दोगे मतलब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मतलब जो इनकम टैक्स होता है वो दोगे तुम कितना? 30%। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब तुम डिविडेंड दोगे तब तुम्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी काट लेना पड़ेगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना बोला है? 10% बोला है। और उसके बाद बोला है डीओएल, डीएफएल, डीसीएल निकालो और फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस व्हेन सेल इंक्रीज बाय 10%। अगर सेल इंक्रीज कर दिया 10% तो ईपीएस में क्या परिवर्तन आएगा, ये भी करो। चलो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, थोड़ा लिख के करते, कंप्यूटेशन ऑफ DOL, DFL, DCL, EPS सब करेंगे, है ना। तो एक पार्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम तुम मनी मन सोच लो कि यहाँ पे पार्टिकुलर का एक कॉलम बना हुआ है और यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा देखो, सेल बोल रहा है, सेल बोल रहा है, सेल कितना बोल रहा है? कैलकुलेटर हाथ में रखो, बात नहीं करना है। सेल है मेरा 3000 यूनिट और रुपीज है 600, कितना? 18 लाख। वेरी गुड। अच्छा यहाँ से मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा। वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है कितना? 350 करके, तो 3000 यूनिट इंटू 350 करके कितना? 10,50,000, तो 7,50,000, ठीक है ना। ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आ जाओ, लेस करेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोला है? फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पे बोला है? हाँ 3,20,000, 3,20,000 ना, हाँ 3,20,000 माने 3.20 लाख। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4,30,000। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे क्या? EBIT। EBIT फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वेरी गुड। यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बोला है? किसको इंटरेस्ट मिलेगा? डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो डिवेंचर होल्डर माने 2 लाख का, 2 लाख का 12% कर लो कि 12% है, हाँ कितना? 24,000। 0.24 लाख मतलब 24,000 ही होता है, ठीक है ना। 4,06,000। ये समझ में आ जाएगा ना। वेरी गुड। यहाँ पे टैक्स, टैक्स कितना? 30%। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 30%, तो बोलो कितना? 1,218,000। अरे बाप रे 1,08,000। तो इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, 4,06,000 यही था ना। हाँ अब माइनस करके बोलो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,84,200 सर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? कितना है? 3 लाख का है। 3 लाख के ऊपर पहले तो 9% कैलकुलेट करो। 3 लाख के ऊपर 9% कैलकुलेट करो, कितना हो रहा है? 27,000 हो रहा है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ना, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इसको हम लोग DDT भी बोलेंगे। DDT कितना हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं? 27,000। तो 27,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला था? 10, 2,700, 2,700। तो कुल मिला के कितना? दोनों को जोड़ के 29,700 है ना। अब माइनस करके बताओ। हाँ बोलो। 500 ही आएगा, हाँ 7, 5, 12, हाँ ठीक है 500। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम लोग A लिख देते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना था? नंबर ऑफ शेयर कितना शेयर मार्केट में छोड़ा था? इक्विटी शेयर 4,000 इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ा था।
तो नंबर ऑफ शेयर को बी कर देते हैं और अर्निंग पर शेयर को मैं छोटा यहाँ पे ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसे होगा ए डिवाइडेड बाई बी। बोलो ना कितना आएगा 63.625 आएगा। ठीक है ना, क्या देख पा रहे हो सभी 63.625 हाँ आ रहा है। चलो हाँ बोलो। हाँ डिविडेंड दिए है तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिए है 27,000। हाँ उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिए है 2,700। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, पहले तो ये डीओएल ये सब हो गया है, अब बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस व्हेन सेल इंक्रीज बाय 10%। अच्छा पहले वो वाला कर लेते हैं डीओएल डीएफएल कर लेते हैं। हाँ कहाँ पे करे यहाँ पे कर लेते हैं डीओएल। अच्छा फॉर्मूला वहां पे है, बार बार लिखने का दरकार नहीं है। कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख का है और ईबीआईटी 4.30 का है, 4.30 लाख का है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी बोलो ना 1.44। ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर भी लेना है ना। तो फॉर्मूला क्या आएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। याद है सर भूल गए 4.30 लाख डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना था मेरा 4,06,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा कितना था, प्रेफरेंस डिविडेंड टोटल कुल मिला के 29,700 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 रुपए के रेस्पेक्ट में टैक्स कितना था 30% माने 30 पैसा। तो कोई करके बताएगा तो जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है। अरे अच्छा पूरा एकदम पूरा करके मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे आ गया 1.1827। अब डीसीएल कर लेते डीसीएल फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। नहीं एक बार लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख का है। अच्छा यहाँ पे ईबीटी मतलब ये जो फिगर है ना ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। किसी को अगर याद है कितना था 36357.7। इसका जो अगर आंसर किसी को अगर याद है यहाँ पे जो किए थे 7.5 लाख को उससे डिवाइड कर दो, जस्ट 7.5 लाख को वो अमाउंट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा डायरेक्टली 2.06। ठीक है अच्छा अब बोल रहा है मेरा यहाँ पे देखो बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस व्हेन सेल इंक्रीज बाय 10%। सेल अगर 10% बढ़ेगा देखो ना सेल अगर यहाँ पे 10% बढ़ रहा है ठीक है तो यहाँ पे एक जगह है और यहाँ पे एक जगह है। ठीक है यहाँ पे नहीं यहाँ पे ठीक है। इन दोनों के बीच में 1.744 का लिवरेज है और इन दोनों के बीच में 1.1827 का लिवरेज है।
ठीक है, बात समझो, थोड़ा ध्यान से समझो ना। इन दोनों के बीच में, सेल्स से लेके ईबीआईटी के बीच में लिवरेज कितना है 1.744 का, और डीएफएल मतलब फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी और एकदम लास्ट मतलब अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, इन दोनों के बीच में लिवरेज कितना है 1.1827। तुम ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी आ सकते हो, या फिर तुमको अगर डायरेक्ट लिफ्ट पकड़ के नीचे आना है, ऊपर से नीचे में डिफरेंस कितना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ऊपर से नीचे का डायरेक्ट रिलेशन क्या है 2.06 टाइम्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सेल को 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अर्निंग जो है 2.06 गुना बढ़ जाएगा, 2.06 गुना बढ़ जाएगा। तो मतलब 10% बढ़ा रहे हैं, अगर 10% बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट 2.06 टाइम्स, मतलब यहाँ पे कितना हो गया बोलो ना, 20.6% इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा मैं परसेंटेज देना भूल गया क्या, अगर मैं 10% बढ़ा रहा हूं तो उसका इफेक्ट यहाँ पे 20.6% बढ़ जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 1% का डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इफेक्ट माने यहाँ पे अगर 10% का डिक्रीज होगा तो तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, ये भी तुम्हारा 20.6% डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा इफेक्ट चलता है, अगर पॉजिटिव है उसका उल्टा नेगेटिव भी होता है, जैसे कि जितना रिस्क उतना गेन, रिस्क है तो इश्क है, ऐसा बोला जाता है। देखो जैसे कि हम लोग बेटिंग जो लोग करता है डबल रिस्क होता है, जितना रिस्क है उतना ही गेन होने का चांस है। अगर लगाते हो 1 लाख तो हार सकते हो 1 लाख, और अगर जीत रहे हो, अगर लिवरेज है तुम्हारा 2 टाइम्स तो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, लिवरेज अगर 5 टाइम्स है तो 1 लाख 5 लाख हो जाएगा, है ना। ऐसे बोलता है 1 का 5, हाँ 1 का 5 चल रहा है, 1 का 10 चल रहा है, तो मतलब लिवरेज बोल रहा है, रिस्क फैक्टर को एनालाइज करके बोल रहा है ना। तो देखो पढ़ाई के संग हम लोग जिंदगी को भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब अगर लिवरेज बोल रहा है 1 का 5, 1 का 10, है ना, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर को एनालाइज कर रहा है। अगर 1 लाख लगा रहे हो तो 5 लाख जीतने का चांसेस है, हाँ यही रिस्क फैक्टर को एनालाइज किया जाता है यहाँ से। चलो अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो CU 2012, CU 2012, अच्छा सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, ईबीटी दिया है, डीसीएल दिया है। अच्छा चलो लिख लेते हैं, पहले ज्यादा सोचना नहीं है। सेल्स कितना है 10 लाख, अच्छा वहां से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो, वीसी माइनस कर लो, कितना है 60 माने 10,000, हाँ 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट इंटू ₹60 मतलब 6 लाख, तो इधर आ गया 4 लाख कंट्रीब्यूशन। अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है। ईबीआईटी का कुछ बोला है, नहीं बोला है, कोई बात नहीं। यहां से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कितना बोला है, इंटरेस्ट बोला है 1 लाख, ईबीटी आएगा, ईबीटी आएगा, ईबीटी बोला है कितना बोला है 2 लाख। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, 2000 ईबीआईटी नहीं दिया है, तो ये 1000 और 1000 को क्या करेंगे, 2000 आएगा, ऐड करने से आएगा, तो 2 और 1 3 लाख इधर आ गया। अब बोलो 4 लाख से कितना माइनस करेंगे, 3 लाख आएगा, सर 1 लाख माइनस करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा उसके बाद ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, अच्छा टैक्स @ 50%, क्या क्या निकालना है मुझे, निकालना है मुझे डीओएल निकालना है और डीएफएल निकालना है। तो डीओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और इसका ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो टैक्स का हिसाब करने का दरकार भी नहीं है, ठीक है ना यहाँ तक। और यहाँ पे डीसीएल दिया है, डीसीएल दिया है मतलब डीओएल इंटू डीएफएल, ये दिया है तुम्हारा
2.5 दिया है, इसका है 2.5। अच्छा यही है। तो कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे आ गया है, मेरा 4 लाख का कंट्रीब्यूशन है, डिवाइडेड बाई ईबीआईटी मेरा 3 लाख का है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो? 1.33। अच्छा ईबीआईटी तुम्हारा कहाँ गया? 3 लाख। ईबीटी मेरा 2 लाख, कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे 1.33 और 1.5 गुना करके 2.5 नहीं आ रहा है? 1.995 आ रहा है। तो इसको ऐसे मत निकालो, डीएफएल को ऐसे मत निकालो, निकालने के लिए बोला है ना, निकालने के लिए बोला है, तो घबराने का दरकार नहीं है। मेरा 1.33 आ गया, 1.33 आ गया ये वाला। इसको डीएफएल को डीएफएल ही रख दो, डीएफएल को डीएफएल रख दो, ठीक है। ये दोनों गुना है इस तरफ और इस तरफ 2.5 है, तो मतलब इसको अगर इधर ले आएंगे तो भागा हो जाएगा। हाँ, तो मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 1.33 इक्वल डीएफएल कितना आएगा बोलो ना? 1.87। 1.87 बस 9, बस हो गया। अब एक कोने में एक बार गुना करके देख लो तो 1.33 इंटू 1.879 गुना करके 2.5 आ रहा है, आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसे नहीं निकल रहा है, देख रहे हो, तो ऐसे कर लो, समीकरण के हिसाब से कर लो, हो जाएगा, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा देखो, सीयू 2010 में, सुनो ना इधर, A multi-product company has the following cost and output data for the year 2008-9। प्रोडक्ट बोल रहा है XYZ, सेल्स मिक्स बोल रहा है 40%, 35%, 25%, यूनिट सेलिंग प्राइस बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है, सेल्स बोल रहा है। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो सैचुरेशन पॉइंट या फिर वो बिंदु जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट को कवर हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा, है ना, ठीक है। जो तुम्हारा इनकम होगा, इनकम अर्निंग इक्वल फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा समझ लो। तो चलो आ जाओ यहाँ पे देख लो, सेल्स मिक्स बोल रहा है, मतलब XYZ कर लेते हैं, XYZ सेल्स का मिक्स, सेल्स मिक्स मतलब सेल्स मिक्स हो रहा है, मतलब सेल्स 5 लाख का अगर है, सेल्स अगर 5 लाख का है, सेल्स अगर 5 लाख का है, तो उसका 40% तुम कर रहे हो, उसका 40% तुम X 40% कर रहा है, मतलब कितना? 2 लाख। Y 5 लाख का कितना परसेंट सेल कर रहा है? 35%, मतलब कितना? 1,75,000। और Z 5 लाख का कितना हो रहा है? 25, हाँ 25%, कितना? 1,25,000 का सेल कर रहा है Z। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अच्छा सेलिंग प्राइस, अच्छा ठीक है रहने दो। अब सेलिंग प्राइस लिख लो, सेलिंग प्राइस। अब 2 लाख यूनिट सेल हो रहा है, 2 लाख यूनिट सेल हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है मेरा कोता है 20, 25, 30। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट का कहां पे दिया है? 10, 15, 18। आप बोलो ना कंट्रीब्यूशन कितना? पर यूनिट में कर लो, क्योंकि गुना करेंगे तो बहुत झमेला होगा। पर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट मुझे आता है क्या? एक सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस 20 रुपया है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 20 रुपया है, और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया है, तो मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 10 रुपया आएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो और क्या है? ओ अच्छा, अब तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट यह है पर यूनिट का केस है। अब तो अमाउंट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने के लिए कंट्रीब्यूशन को अमाउंट में चेंज करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन को सर अमाउंट में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सेल कर रहा हूं मैं 2 लाख का, यहाँ पे 2 लाख रुपए का सेल कर रहा हूं और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपया। तो कितना यूनिट सेल कर रहा हूं मैं बताओ, सेलिंग यूनिट। अरे देखो ना सर, एक यूनिट सेल करने में सेल करता हूं तो 20 रुपया में, 20 रुपये में सेल करता हूं एक यूनिट, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए का सेल करता हूं तो कितना यूनिट बेचूंगा सर, ऊपर में 2 लाख, नीचे ₹20, कितना आ रहा है बोलो, 10,000 हो सकता है, 10,000, 10,000 यूनिट। अच्छा देखो ना यहाँ पे देखो 1.75 लाख का सेल होता है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 25 रुपया करके, 25 रुपया करके, है ना। तो 1.75 लाख का सेल होता है, एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 25 रुपया करके। तो कितना यूनिट सेल होता है मेरा 7,000। इधर देखो ना 1,25,000 का मैं सेल करता हूं, एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपया करके। तो कितना यूनिट सेल करता हूं, अरे बाप रे 4166.66 कर लो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपया, सेलिंग यूनिट है 10,000 यूनिट, तो मतलब कंट्रीब्यूशन अमाउंट में कितना आएगा, गुना कर लो। इसको मैं ए दे देता हूं, इसको मैं बी दे देता हूं। अब यहां पे सी क्या आ जाएगा, सी इक्वल ए इंटू बी, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन। स्टाइल अलग अलग है, जो जिसको समझ में आए। गुना करके यहाँ पे कितना 70,000, और यहाँ पे गुना करके तुम बोलो, ये मेरे से नहीं होगा, कितना 50,000, 50,000 4, ऐसा खराब 50,000 नहीं लिख पाएंगे, छोड़ दो 50,000, 4 रुपया छोड़ दो, 4 रुपया छोड़ दो, 4 रुपया छोड़ दो, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब 4 आया कि नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो ना इधर 1,70,000 और 50 मिलके टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 7,5 1,70,000 और 50 मिलके कितना हो गया 2,20,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन है मेरा। अब क्या निकालने के लिए बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आ जाओ ब्रेक इवन पॉइंट, फोर्थ सेम, हाँ वेरी गुड। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अच्छा पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। इधर आ जाओ, कंट्रीब्यूशन इतना है, कितना है 2,20,000, और सेल कितना है 2 लाख, 1,75,000 और 1,25,000 मिलके कितना, टोटल 5 लाख, है ना। दिमाग लगाओ ना, 5 लाख का 40, 5 लाख का 35, 5 लाख का 25, मतलब 5 लाख का टोटल सेल, है ना। तो यहाँ पे बोलो ना कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन 2,20,000, सेल कितना है 5 लाख, पीवी रेशियो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, बोलो कितना 44%, 44%। अच्छा इधर आ जाओ, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 44%। अच्छा 44% को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, देखो ना 44% का मतलब क्या है, 44 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.44, है कि नहीं सर, ठीक है 0.44। तो यहाँ पे पीवी रेशियो की जगह 0.44 बैठा दूं तो बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ 9095, इसके बाद 0.09,
3,40,909 रुपया 9 पैसा, तो 9 पैसा को छोड़ दो। 3,40,909 रुपये के अगर हम लोग सेल कर लेंगे, तो ही मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। हम लोग ब्रेक इवन से काफी ऊपर उठ के काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। काफी ऊपर उठ के हम लोग काम कर रहे हैं। 5 लाख का हम लोगों का टोटल सेल है। और अब ब्रेक इवन सेल कितना है, ब्रेक इवन सेल या फिर ब्रेक इवन पॉइंट कितना है मेरा, अगर हम लोग सेल करते हैं 3,40,909 रुपये का, तभी मेरा जो अर्निंग होता है वो अर्निंग तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर लेता है, ठीक है ना। वहां पे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस आता है सिचुएशन। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।